नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। यूपी में बोर्ड परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू होने वाली हैं, लेकिन उससे पहले राज्य सरकार ने नकल रोकने के लिए कड़ा फैसला लिया है। नकल कराने वालों पर अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगाया जाएगा। यूपी सरकार ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में स्टूडेंट्स को नकल करने में मदद करने वालों के खिलाफ एनएसए का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश यूपी के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा ने पुलिस अधिकारियों, जिला और जोनल स्तर के अधिकारियों के साथ परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक में दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब बैन को बरकरार रखने के फैसले के बाद विवाद थमा नहीं है। अब इसका विरोध करने के लिए मुस्लिम समुदाय के सभी धार्मिक नेताओं ने कर्नाटक में कल यानी 17 मार्च को एक शांतिपूर्ण बंद का आह्वान किया है। धार्मिक संगठन अमीर शरीयत के मौलाना सगीर अहमद खान रश्दी ने एक वीडियो संदेश में कहा, हम सरकार को ये बताएंगे कि हमारे देश में धर्म को मानने के साथ साथ शिक्षा लेना संभव है। बता दें, कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन जारी रहेगा। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य नहीं है। शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन को बरकरार रखने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले पर होली के बाद विचार करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने आज इस मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि परीक्षाएं होने वाली हैं और हाईकोर्ट के आदेश से लड़कियां प्रभावित हैं। हालांकि बेंच ने कहा, इसका दूसरों ने भी उल्लेख किया है, हम देखते हैं, हमें समय दें, हम देखेंगे, इस मामले को पोस्ट करेंगे। पीएम मोदी के द्वारा द कश्मीर फाइल्स फिल्म की तारीफ करने के बाद अब कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा के सभी विधायकों को फिल्म कश्मीर फाइल्स देखने के लिए आमंत्रित किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को पूरे देश में फिल्म को कर मुक्त करना चाहिए। दरअसल विधानसभा में बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक ने कश्मीर फाइल्स का मुद्दा उठाया और कहा कि इस फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करना चाहिए। इसके बाद सीएम ने विपक्ष के सदस्यों से कहा कि चलिए फिल्म देखने चलते हैं। भारत सरकार को भी टैक्स का कुछ हिस्सा मिलता है, लिहाजा केंद्र को पूरे देश में कश्मीर फाइल्स को टैक्स मुक्त करना चाहिए। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म में दिलचस्पी दिखाई है। हम फिल्म देखेंगे और इस पर जरूर प्रतिक्रिया देंगे। मैंने विधायकों को भी फिल्म देखने का निमंत्रण दिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर कहा कि इसी की तरह लखीमपुर फाइल्स पर भी फिल्म बननी चाहिए। सीतापुर के दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि पड़ोसी जिले में जीप से किसानों को कुचला गया, समय आए और लखीमपुर फाइल्स पर भी फिल्म बने। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों में भाजपा की हालिया जीत के बावजूद आगामी राष्ट्रपति चुनाव जीतना पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके पास देश भर में विधायकों की कुल संख्या का आधा भी नहीं है। ममता बनर्जी ने ये कहते हुए कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, कहा कि जिनके पास देश में कुल विधायकों की संख्या का आधा भी नहीं है, उन्हें बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनावों में हार के बावजूद समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां पिछली बार की तुलना में मजबूत हैं। उन्होंने विधानसभा में कहा कि इस बार भाजपा के लिए राष्ट्रपति चुनाव इतना आसान नहीं होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा में क्या सब कुछ ठीक हो गया? ये सवाल इसलिए कि सोमवार को नीतीश कुमार जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष पर भड़के थे, उससे उन दोनों नेताओं के साथ साथ जेडीयू और बीजेपी के बीच भी तनातनी के कयास लगाए जाने लगे। समझा जाता है कि मंगलवार को इसी वजह से न तो नीतीश कुमार सदन में पहुंचे और न ही विधानसभा अध्यक्ष। मंगलवार को ही दोनों के बीच में सुलह बैठक हुई। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए हुई पैचअप बैठक के बाद बुधवार को सदन में लौट आए। एक रिपोर्ट के अनुसार जदयू के वरिष्ठ नेता और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मध्यस्थ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नीतीश कुमार ने बीजेपी और जदयू के कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ सिन्हा से मुलाकात की। ये नया विवाद सोमवार को तब शुरू हुआ था जब नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा पर भड़क गए। वो गुस्से में जोर जोर से चिल्लाते हुए बोले कि आप संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, इस तरह से नहीं चलेगा, आप कौन है जो कह रहे हैं। भारत और एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी ने पिछले साल अपनी संपत्ति में 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर जोड़े। बुधवार को जारी 2022 हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार अडानी समूह के चेयरमैन ने पिछले 1 साल में हर हफ्ते करीबन 6,000 करोड़ रुपए कमाए।
इसके साथ ही वो पिछले साल कमाई करने वालों में दुनिया में शीर्ष पर रहे। उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर अरबपतियों एलन मस्क, जेफ बेजोस जैसों को भी पिछले साल धन अर्जित करने वालों की लिस्ट में पीछे छोड़ दिया। वहीं मुकेश अंबानी 103 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ सबसे अमीर भारतीय अभी भी बने हुए हैं। अंबानी की संपत्ति में 24% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा अडानी दूसरे स्थान पर हैं। उनकी संपत्ति 153% बढ़कर 81 अरब डॉलर हो गई है। रिपोर्ट्स हैं कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी मार्च महीने के आखिर में भारत दौरे पर आ सकते हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्रालय या चीनी सरकार ने इस संभावित दौरे पर अब तक कुछ नहीं कहा है। बता दें, अगर चीन के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आते हैं तो मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प के बाद ये किसी बड़े चीनी नेता का पहला दौरा होगा। 5 राज्यों के चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के भीतर उठे तमाम सवालों को लेकर वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने प्रतिक्रिया दी है। सलमान खुर्शीद ने गांधी परिवार का समर्थन करते हुए कहा है कि पार्टी विचारों के संकट से जूझ रही है, न कि नेतृत्व के। द इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में खुर्शीद ने कहा कि हम पार्टी के अंदर और देश में जिस संकट का सामना कर रहे हैं, ये नेतृत्व का संकट नहीं है, ये विचारों का संकट है। ये पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस का नेतृत्व लोगों के सामने एक नए विचार को रखने में सफल ना होने के लिए जिम्मेदार है, उन्होंने कहा कि नेतृत्व विचारों के संकट से निपटना चाहता है, लेकिन हम खुद ही इससे उलझ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास अपने भी विचार होते हैं। कुछ लोग सॉफ्ट हिंदुत्व चाहते हैं, कुछ समाजवाद चाहते हैं, कुछ पूंजीवाद चाहते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि मोदी पर हमला ना किया जाए। ऐसे में हम अपने नेतृत्व के लिए सही कैसे हो सकते हैं। कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं यानी G23 की बैठक आज रात होनी है, लेकिन उससे पहले कपिल सिब्बल पर कांग्रेस के वफादार नेताओं के हमले बढ़ते जा रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी और वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सिब्बल पर कई तीखे सवाल किए। खड़गे ने तो ये कहा कि सोनिया गांधी और कांग्रेस को कोई कमज़ोर नहीं कर सकता है। खड़गे ने कहा कि कपिल सिब्बल भले ही एक अच्छे वकील हों, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के अच्छे नेता नहीं हैं। वो कांग्रेस के लिए काम करने के लिए कभी किसी गांव नहीं गए। वो जानबूझकर पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सोनिया गांधी या कांग्रेस पार्टी को कोई कमज़ोर नहीं कर सकता है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कपिल सिब्बल कहाँ के नेता हैं मुझे नहीं पता। कांग्रेस पार्टी के कारण उन्हें कई तरक्कियां मिली। जब वो यूपीए सरकार में मंत्री थे तब चीज़ें अच्छी थीं। जब यूपीए सत्ता में नहीं रही तो उन्हें सब कुछ बुरा लग रहा है। उन्हें एक मिसाल कायम करनी चाहिए कि वो कांग्रेस के समर्थन के बिना कुछ कर सकते हैं। वो अपनी अपनी विचारधारा के लिए खुद लड़ें, नहीं तो सिर्फ एसी रूम में बैठकर इंटरव्यू देने का क्या नतीजा है। चौधरी ने कहा कि उन लोगों को सत्ता से बाहर रहने की आदत नहीं है, इसलिए वो आलोचना करते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उनका जनाधार क्या है। बता दें, 5 राज्यों में पार्टी की हार के बाद कपिल सिब्बल ने कहा था कि गांधी परिवार को अब किसी और नेता को मौका देना चाहिए और खुद को हट जाना चाहिए। चुनावी राजनीति में सोशल मीडिया कंपनियों के दखल की खबरों पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को लोकसभा में अपनी बात रखी। सोनिया ने सरकार से अपील की कि वो फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया कंपनियों के भारतीय चुनावी राजनीति में किसी प्रकार के दखल को खत्म करें। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम बजाय ये देखें कि सत्ता में कौन है, लोकतंत्र और सामाजिक सौहार्द को बचाने की जरूरत है। सोनिया गांधी ने इस दौरान बीते साल द वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी उन खबरों का भी जिक्र किया जिनमें यह कहा गया था कि फेसबुक ने भारत में सत्तारूढ़ दल के नेताओं की ऐसी पोस्ट को हटाने से मना कर दिया था जो घृणा, नफरत फैलाने वाली थी। लोकसभा में सोनिया गांधी ने कहा कि अल जजीरा और द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने यह भी बताया है कि किस तरह एक जहरीला वातावरण तैयार किया जा रहा है और ऐसा भारत के चुनावी कानूनों को दरकिनार कर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके ऐसे लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि फेसबुक के द्वारा सत्तारूढ़ दल के साथ मिलीभगत करके सामाजिक सौहार्द को बर्बाद किया जा रहा है और ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। सोनिया ने कहा कि गलत जानकारी देकर युवाओं और बड़े लोगों के दिमाग में नफरत भरी जा रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।